Yes, sir. Okay, so I think in the previous two classes we have tried to cover servlet programming and JDBC. वहाँ तक तो कोई डाउट रहा पहले? नहीं सर, आपने जितना बताया है वो तो क्लियर है। जेडीबीसी का अभी मैंने सर दोबारा से रिवाइज नहीं किया है, वो थ्योरी नहीं देखा है मैंने एक्चुअली। ओके, ठीक है। आज सिलेबस का वो टॉपिक कवर कर रहे हैं जो कि वेब बेस्ड टॉपिक है। इनफैक्ट सर्वलेट भी उसके अंदर ही आना चाहिए था, बट नेवर माइंड, हम लोग सर्वलेट स्टार्ट करके फिर जेडीबीसी पे आए हैं, थोड़ा सा अनऑर्गेनाइज हो गए। रादर इट शुड हैव पहले जेडीबीसी या लास्ट में जेडीबीसी करना चाहिए था, बीच में हमको ये सारे टॉपिक कवर कर लेने चाहिए। बट बहुत ज्यादा उससे फर्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज हम लोग कंटेंट पे जो डिस्कशन अभी करेंगे और जीएसपी के बारे में देखेंगे, तो समवेयर में इट वुड बी रिलेटेबल विथ योर सर्वलेट। ये सर्वलेट यूज कहाँ पे वो दिखाई दे देगा हम लोगों को। ओके, तो कोई प्लीज स्क्रीन शेयर कर रहे हैं? Okay, Prerna, by the way, do you have any idea about HTML programming? यस सर, मैंने पढ़ा है बीसीए में। Okay. वो वेब पेज डिजाइनिंग का कुछ बेसिक्स फर्स्ट सेम में ही था, फर्स्ट में सेकंड सेम में था। तो याद है सर, कुछ कुछ याद है मुझे। वो क्या, एचटीएमएल जो टैग वगैरह रहते थे, एचटीएमएल टैग, फिर बॉडी टैग, हेडिंग टैग। यस सर। पेन विंडो विजिबल है ना? यस सर। तो आज हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग थोड़ा स्टार्ट करते हैं। एक एचटीएमएल का वेब पेज बनाते हैं, ठीक है, कोड से थोड़ा सा देखेंगे एंड इसके ऊपर एक्चुअली डिस्कस इन हम लोगों का कि जेएसपी के बारे में पढ़ना है। इससे पहले हम थोड़ा एचटीएमएल को जान लेते हैं, ठीक है। हम बहुत डीपली नहीं जा रहे, बिकॉज जितना जरूरत है उस पेज के बारे में सिर्फ बोल करके रुक जाएंगे। जस्ट टू रिकॉल फॉर बोथ ऑफ अस, हम लोग क्या करते हैं एचटीएमएल में। तो एचटीएमएल इज अ मार्कअप लैंग्वेज, हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज,
and Java is the programming language. So we do have different categories of languages. एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो जाता है, C++, जावा, पाइथन, ये सब प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है. Then we have the ML markup language where HTML, XML, all those things come up. And then we have the query language, SQL, structured query language. तो तीन एस्पेक्ट हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं. Now HTML मार्कअप लैंग्वेज जो होता है बेसिकली हम लोगों को पता है कि डिजाइनिंग पर्पज से बनाया जाता है. एक वेब पेज कैसा दिखाई देगा, उस पेज को बनाने के लिए जो लैंग्वेज यूज करते हैं, इट इज मोर और लेस HTML along with the designing aspect that comes under the CSS part and the functionality aspect that comes inside the either through PHP or through JavaScript. अभी हम सिर्फ HTML पर कंसंट्रेट कर रहे हैं जहाँ पे हमारे पास टैग्स रहते हैं बिटवीन द लेस देन ग्रेटर देन सिंबल. तो पहला टैग जो हमारे पास आता है HTML हेड. HTML चाहे तो एक टाइटल दे सकते हैं, एंड टाइटल शुड बी माय पेज. And title tag close. Similar to that, we can also close our head tag. Okay. And then we can start our body tag. The body tag के अंदर हमारा entire content आ सकता है. It could be image, it could be background colors, everything. ठीक है. अगर हम सिंपल सा बना रहे हैं तो I'll use H1 tag, heading tag जिसको बोलते हैं header tag. So there are 6 header और heading tags, H1 से लेके H6 तक, and H1 is the largest size, H6 is the smallest size. तो जैसे हम लोग H1 से H6 की तरफ बढ़ेंगे, gradually the size of the font will keep on decreasing. And then again, since this is also pair tag, तो इसका closing भी होगा. So we do have both types of tags, opening pair tag and unpaired tag. Paired tag मतलब कि इसका opening and closing दोनों होना चाहिए. Unpaired में सिर्फ opening रहता है, closing necessary नहीं रहता है. Okay, at least कुछ content लिख लेते हैं. ठीक है. And then we close the body, and then we finally close the HTML part. ठीक है. तो ये हम लोगों ने नोटपैड पे या किसी टेक्स्ट एडिटर पे हमने HTML का बेसिक सा कोड लिखा. Then what we'll do, we'll save this file, है ना. सेव कैसे करेंगे इसको? तो सेव करेंगे, एक फाइल का नाम होगा. जैसे हम फाइल का नाम दे रहे हैं डेमो .html. ठीक है, demo.html. So the moment we save the file as an extension .html, ऑटोमेटिकली वो पेज जब सेव होता है तो वो वेब ब्राउजर, जो डिफॉल्ट वेब ब्राउजर हमारे सिस्टम का होगा, उसका लोगो उसके अंदर उसके ऊपर आ जाता है. ठीक है. उसके बेसिस पे एटलीस्ट एक एंड यूजर समझ पाता है कि ये एक वेब पेज है. And it happens with all the types of extensions. अगर हम .docx लगा रहे तो वर्ड फॉर्मेट में कन्वर्ट होता है, तो वर्ड का लोगो आ जाता है. एक्सेल एक्स का अगर हम कर रहे हैं तो वो एक्सेल MS एक्सेल का फॉर्मेट में दिखाई देने लगता है. So every type of extension must be relatable to some application or the other, जो application oriented होते हैं. ठीक है. Now the thing is that ये जो कोड हम लोग लिख रहे हैं,
ये पूरा हमारा फ्रंट एंड का है, जो हमें फ्रंट एंड से दिखाई देगा. नाउ ऑल्दो HTML is an इंटरनेट ओरिएंटेड थिंग, जो कि हमारा अगर इंटरनेट ओरिएंटेड थिंग बोल रहे हैं तो वो क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर पे बेस होना चाहिए था, जहाँ पे क्लाइंट एक रिक्वेस्ट भेजता है, सर्वर उसको रिसीव करता है, सर्च करके रिस्पॉन्ड करता है और वो पेज लोड होता है. बट सिंस हम लोग कोड अभी अपने सिस्टम पे, स्टैंडअलोन सिस्टम पे काम कर रहे हैं, तो ये कोड जो बनेगा हमारा वो इंडिपेंडेंटली रन कर सकता है, बिकॉज ये तो फ्रंट एंड का पार्ट है. फ्रंट एंड का पार्ट को रेंडर करने के लिए या विजुअलाइज करने के लिए हमारे पास वेब ब्राउजर चाहिए, एंड वी डू हैव अ वेब ब्राउजर जो कि HTML कंटेंट को पिकअप कर सकता है. So once we have the elements or the components which are capable of handling those codes, अगर वो हमारे सिस्टम में अवेलेबल है तो सिस्टम आसानी से ओपन करके दिखा देगा. ठीक है, अब ये तो हो गया बहुत ही प्लेन टेक्स्ट पे हमने कोड लिखा. अगर इसमें हम थोड़ा और कंटेंट ऐड करते हैं, जो कि एक्चुअली में कंटेंट विजुअलाइजेशन के लिए तो नहीं है, बट वो कंटेंट कुछ इनसाइड ऑपरेशंस के लिए या सिस्टम की अंडरस्टैंडेबिलिटी के लिए है, तो कहीं ना कहीं हम यहाँ पे हेड के अंदर पे ही, ठीक है, हम लोग उसको यूज कर पाएंगे. वी यूज द टर्म मेटा. ठीक है, मेटा फॉर मेटा सेट, मेटा डेटा हम लोग यूज करते हैं. मेटा के थ्रू एक्चुअली में बहुत सारा इंफॉर्मेशन मिल पाता है कि आप यहाँ पे कैरेक्टर सेट किस टाइप से यूज कर रहे हैं. सो देयर वी डू हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैरेक्टर सेट. फॉर योर रेफरेंस, इफ आई कैन से, हम लोग जैसे हेक्स कोड, बाइनरी कोड, ASCII कोड, डिफरेंट टाइप्स ऑफ नंबरिंग कोड्स यूज करते हैं. RGB कोड्स आर देयर. ठीक है, तो उसी तरह से आप किस कैरेक्टर सेट पे काम कर रहे हो उसका भी डिफरेंट वर्जन आता है, जिसके बेसिस पे हम जो डिफरेंट लैंग्वेजेस मतलब जो दुनिया में बोला जाता है, डिफरेंट लैंग्वेजेस में, डिफरेंट फॉर्म्स में जो हमारे पास वेबसाइट्स में वेब पेजेस आते हैं. कहीं ना कहीं आप देखते होंगे कि एक वेब पेज आप खोल रहे हो, उसमें इंग्लिश में तो मेन कंटेंट है, बट साइड से कुछ कंटेंट जो है वो किसी रीजनल लैंग्वेज में लिखा हो सकता है, किसी दूसरे लैंग्वेज में लिखा हो सकता है, जो कि हम लोग ट्रांसलेट नहीं कर पा रहे होंगे. बट द सिस्टम इज केपेबल ऑफ हैंडलिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंटेंट. ऑल्सो मेटा कैन ऑल्सो बी यूज टू डिस्क्राइब द डिटेल्स अबाउट द पेज, कि भाई पेज बनाया किसने है, कब बना है, ऑल दो इंफॉर्मेशन जो कि बैकग्राउंड में रिलेवेंस रखता है. बट फ्रंट एंड पे यूजर को ये सब चीज नहीं चाहिए, तो वो सब मेटा के अंदर हम लोग कंटेन कर सकते हैं. So if I start with characters, okay, इसमें लोग सबसे कॉमनली जो यूज करते हैं दैट इज UCF. Sorry, I have forgotten the full form of UTF. If you can recall, you can let us know. ये कौन सा कैरेक्टर सेट हम लोग यूज कर रहे हैं? UTF एक वर्जन आता है, ठीक है, इसके बारे में बता रहा है, जिससे सैंपल. ठीक है, then we can also have meta content इक्वल टू. now कंटेंट क्या बता रहा है हमारा कि ये किस वेब ब्राउजर पे रेंडर हो सकता है या होना चाहिए. मोस्टली बाय डिफॉल्ट हम विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए क्या करते हैं, इसको इंटरनेट एक्सप्लोरर, और उसमें एक नया वर्जन आता है उसका जिसको हम लोग एज भी बोलते हैं. तो वी कैन ऑल्सो हैव इट एज PDGE एज, अदरवाइज IE एक्सप्लोरर लिख करके भी छोड़ सकते थे. ठीक है, बट अब करंट वर्जन में जो चलता है इंटरनेट एक्सप्लोरर का एज
सीरीज है, तो इसको ऐसे ही लिखा जाता है। ठीक है, तो ऐसे कंटेंट हम लोग मेटा के थ्रू डिस्प्ले करा रिटेन कर सकते हैं, जो कि बैकड्रॉप पे जरूरत पड़ सकता है, जो कि इंफॉर्मेशन कंटेन कर रहा होगा अबाउट द वेब ब्राउजर, अबाउट द डेवलपर, अबाउट द languages or the character set that is being used, and many more such information could be revealed. The best part is that जब हम लोग प्रोग्राम को बना के रन करते हैं, तो ये मेटा वाला जो कंटेंट है, ये हम लोग को ऑन वेब ब्राउजर नहीं दिखाई देता है, बैकड्रॉप पे अवेलेबल रहता है। नो, ये जानना बहुत जरूरी कि ये बैकड्रॉप के बारे में क्या बोल रहे, बिकॉज ये जेएसपी और जावा सर्वलेट से रिलेवेंस रखेगा। HTML जब हम लोग प्रोग्राम बनाते हैं, तो वहाँ पे क्लाइंट सर्वर साइड प्रोग्रामिंग हो रहा है। कुछ पार्ट है जो क्लाइंट साइड रिवील होते हैं, कुछ कंपोनेंट है जो सर्वर साइड पे रिटेन होते हैं, उनको हम एक्सेस करते हैं। So the most important thing is how do we access those things? ठीक है, I'll give you 2 examples. एक लेट्स से कि हम कोई शॉपिंग ऐप या वेबसाइट के थ्रू हम कुछ सर्च कर रहे हैं, like it could be a shoe or it could be a dress, something like that. हम जब इसको एक ऐसे कंपोनेंट को सर्च कर रहे हैं जो कि बहुत ही कॉमन है, इसके लिए हमको सिक्योरिटी मैकेनिज्म शायद नहीं भी चाहिए, तो वहां पे हम क्या कर सकते हैं, गेट मेथड का यूज कर सकते हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ मेथड्स दैट कुड बी यूज्ड फॉर एक्सेसिंग द HTTP कंटेंट फ्रॉम द सर्वर। First is the get method and second one is the post method. HTML यही 2 के बारे में हमें बताता है, get method, GET get and POST post method. तो get method में क्या है, वो security mechanism उसमें नहीं है कुछ। What do you mean by security mechanism? So if you open a web browser और अगर आप उसमें कोई कंटेंट को सर्च कर रहे हो किसी वेबसाइट पे, and if that website has the page in get method format, तो क्या करेगा, पूरा URL जहां हम लोग लिखते हैं वेब एड्रेस पे http:// वो वहां पे पूरा एड्रेस रिवील कर देता है, इंक्लूडिंग वॉट एवर यू हैव टाइप और यू हैव सर्च। तो ठीक है भाई, इससे तो हमें कोई तकलीफ नहीं है, बेसिक सा कंटेंट सर्च कर रहे थे। बट इमेजिन कि उसी वेबसाइट पे अगर हम अपना शॉपिंग कार्ट में जाकर के हम परचेज कुछ कर रहे हैं, एंड आई एम ट्राइंग टू पुट माय क्रेडिट कार्ड नंबर, ATM पिन, एक्सपायरी डेट, ऑल दोस थिंग्स जो सेंसिटिव डेटा है जिसके थ्रू हम एक ट्रांजैक्शन कंप्लीट करना चाह रहे हैं। तो इमेजिन कि अगर ये कंटेंट भी हम गेट मेथड के थ्रू अगर एक्सेप्ट कर लें, बिकॉज एट द एंड यूजर जो हम लोग हैं, हम लोग को नहीं पता है कि गेट मेथड यूज कर रहा है कि पोस्ट मेथड। इनफैक्ट जो नॉन कंप्यूटर साइंस वाले हैं, इनफैक्ट कंप्यूटर साइंस वाले भी जो हैं, अगर वो वेब पेज नहीं पढ़े तो उनको पता ही नहीं चलेगा कि गेट और पोस्ट मेथड होता भी है या नहीं आता कुछ। वी आर जस्ट ट्रस्टिंग और बिलीविंग ऑन द वेबसाइट डेवलपर्स पार्ट कि हाँ भाई, हम एक ट्रस्टवर्दी वेबसाइट को हम अपना इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, और ये ट्रांजैक्शन करने के बाद मेरा बैंक डिटेल्स जो है ये अपने पास नहीं रखेगा। एंड इनफैक्ट वी डू सी कि हम जब तक शॉपिंग कर रहे हैं, कार्ट में कंटेंट डाल रहे हैं, तब तक वो हमको फ्लिपकार्ट, अमेजन इसके वेबसाइट या ऐप पे ही रखता है। एंड द मोमेंट वी ट्राई टू गो फॉर द पेमेंट ऑप्शन, एक गेटवे ओपन होता है, यू माइट हैव सीन दैट, अ न्यू पेज ओपन था, और उस नए पेज में हम लोग क्या कर रहे हैं, अपना ATM का कार्ड डिटेल, पिन, CVV नंबर, एक्सपायरी डेट, जो भी मांग रहा है सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन, वो सब डालते हैं और पेमेंट कर देते हैं। तो दीज आर सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन जो कि इट्स नॉट लाइक दैट कि हम अगर फ्लिपकार्ट पे शॉपिंग करें तो ये इन्फॉर्मेशन फ्लिपकार्ट को जा रहा है। नो, जो क्लाइंट का जो इन्फॉर्मेशन है जो कि उस वेबसाइट से रिलेवेंस रखता हो, जैसे इसने क्या शॉपिंग किया है, इसने क्या विश लिस्ट पे सिलेक्ट करके रखा है,
इसका टोटल बिलिंग क्या हुआ है, इसका एड्रेस क्या है, इतना सा बेसिक इन्फॉर्मेशन जो वेबसाइट होल्ड करके रख सकता है, सिर्फ इतना सा ही इन्फॉर्मेशन फ्लिपकार्ट के पास है। जब पेमेंट करने हम जा रहे हैं तो फ्लिपकार्ट, अमेजोन, ऐसे जो जहाँ पे भी पेमेंट हम करते हैं वो लोग क्या करके रखे, उनको एक गेटवे परचेज करना पड़ा, एक पेमेंट गेटवे जिसको हम लोग बोलते हैं। तो थर्ड पार्टी कोई है जो पेमेंट लेता हो, जस्ट लाइक पेपाल या फिर एसबीआई का कुछ होगा क्रेडिट कार्ड का, ठीक है, अमेजोन पे या कुछ ऐसे पेमेंट गेटवेज आते हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ ट्रांजैक्शन ओरिएंटेड काम में ही हेल्पफुल रहते हैं। रेजर पे, पेपाल, ये सब इंफॉर्मेशन रखते हैं। सो फ्लिपकार्ट हो सकता है पेपाल के साथ रजिस्टर किया होगा कि भाई ठीक है, मेरे वेबसाइट पे, मेरे ऐप पे जितने भी ट्रांजैक्शन होंगे, मॉनेटरी ट्रांजैक्शन, वो आप हैंडल करोगे। तो थर्ड पार्टी भी वहां पे इंक्लूडेड है। अब ये जो इंफॉर्मेशन है दैट हैज टू बी वेरी मच सिक्योर्ड एंड सेंसिटिव, और ये किसी भी फ्लिपकार्ट को या एंड यूजर किसी को भी, इनफैक्ट फ्लिपकार्ट के सर्वर पे रिटेन भी नहीं होना चाहिए। So there has to be some link up between the three things. The end user जो कि कार्ड डिटेल्स डालेगा, द फ्लिपकार्ट वेबसाइट और एप्लीकेशन जिसके थ्रू इंफॉर्मेशन जाना चाहिए था, क्योंकि पेमेंट कितना हो रहा है वो तो फ्लिपकार्ट बता रहा है ना कि भाई 1000 रुपए का इसने लिया है तो बिल 1000 रुपए का, इसका पेमेंट रिसीव करो। एंड दोनों इंफॉर्मेशन जो है एक साथ कलेक्टिवली जाना चाहिए किसके पास, पेमेंट गेटवे वाले ऑर्गेनाइजेशन के पास, ताकि वो मैच करे कि भाई 1000 रुपए का ऑर्डर आया था कि 1000 रुपए यूजर पे कर रहा है या नहीं। एंड अगेन वो पेमेंट का अलग ही हिसाब रहता है, वो कार्ड से जिससे हम पेमेंट कर रहे हैं वो वेरीफाई करता है अकाउंट वैलिड है कि नहीं है, लेजिटिमेट है या नहीं, उसमें अमाउंट सफिशिएंट है या नहीं, कार्ड एक्टिव है या नहीं है, ये सारा इंफॉर्मेशन जो है वो सब जिम्मेदारी हो गया पेमेंट गेटवे का। वो वेरीफाई करेगा कि भाई इस कार्ड से पेमेंट हो सकता है या नहीं, और अगर हो गया है तो वो इन्फॉर्मेशन क्या करेगा, तुरंत से फ्लिपकार्ट वाले को दे देगा कि भाई इसका पेमेंट रिसीव हो गया, जब इसका बिल बना के दे दो। तब जाकर के वो इनवॉइस जनरेट करके आपको मेल के थ्रू या एसएमएस के थ्रू भेज देता है। तो ये जो पूरा सर्कल हमारा बना, इनके बीच में जो इंफॉर्मेशन फ्लो होता रहा, पैरेलली दोनों तरफ से इंफॉर्मेशन थर्ड पार्टी को गया। एक ने सेंसिटिव इंफॉर्मेशन दिया जो कि रिवील नहीं किया जा सकता है, एंड फॉर दैट रीजन हमारे जो पेमेंट पेज जो रहता है, अगर आप लैपटॉप या कंप्यूटर से अगर पेमेंट कर रहे हो एक एप्लीकेशन खोल करके या एक वेबसाइट खोल करके, वहां पे दिखाता है कि ये ना पेमेंट वाला पेज जो है ये 124 या 128 बिट एनक्रिप्टेड है, ऐसा कहीं लिखता है। हैव यू एवर सीन दैट थिंग? नो सर। ओके, तो कभी मौका मिलेगा तो ऑनलाइन शॉपिंग में अगर आप अपने कंप्यूटर लैपटॉप से कीजिएगा तो वहाँ पे दिखाई देता है, पेमेंट के बारे में अक्सर लिखता है कि दिस इज 124 या 128 बिट एनक्रिप्टेड पेज, और यहाँ पे सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को हम लोग रिटेन नहीं करते, ऐसा बुकिंग बात कुछ लिख करके रखता है ताकि यूजर की तरफ ट्रस्ट क्रिएट हो सके कि हाँ वो सिक्योर पेज पे काम कर रहा है। तो अब इमेजिन करो कि अगर इस कंटेंट को भी हम अगर गेट मेथड फंक्शनैलिटी के थ्रू एक्सेस करते, पूरा का पूरा कार्ड नंबर जो हम लिख रहे हैं, पिन डाल रहे हैं, सीवीवी एक्सपायरी डेट, सब जो डिटेल लिख रहे हैं, सारा कुछ यूआरएल एड्रेस पे चला जाता। एंड यूआरएल एड्रेस पे जाने का मतलब है कि आप मान लीजिए अगर किसी दूसरे के सिस्टम पे काम करें तो वो देख सकता है, रिटेन कर सकता है इन्फॉर्मेशन। आप किसी साइबर कैफे में बैठ करके इन्फॉर्मेशन डाल रहे हो तो वो इन्फॉर्मेशन रिटेन किया जा सकता है। आपका जो एंड वेब पेज है जिस पर आप ये सारा काम कर रहे हो, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, उसके पास भी इन्फॉर्मेशन चला जाता। तो इससे बचने के लिए कि यूजर क्या टाइप करके डाल रहा है, हम लोग गेट मेथड नहीं यूज करके पोस्ट मेथड यूज कर लेते हैं। पोस्ट मेथड में क्या होता है, इसे वेब एड्रेस हमको रिवील करता है, और ये सारे इन्फॉर्मेशन जो टाइप हो रहे हैं यूजर के थ्रू वो रिवील नहीं होते हैं वहां पे। ओनली दैट कंटेंट इज रिलेवेंट जो कि एक वेब एड्रेस के लिए होना चाहिए था। बाकी कंटेंट जो इनसाइड ऑफ द वेब पेज यूजर अगर डाल रहा है, जैसे फॉर्म फिलअप कर रहा है तो फॉर्म का इन्फॉर्मेशन या कुछ भी फिलअप कर रहा कंटेंट डाल रहा है पेज के अंदर, तो उसका इन्फॉर्मेशन जो है वो
वेब पेज के पास या वेब ब्राउजर के पास नहीं जाना चाहिए. फॉर दैट रीजन वी यूज पोस्ट मेथड. ये तो हो गया फ्रंट एंड का पार्ट. सिमिलर टू दैट, ठीक है, सर्वर साइड प्रोग्रामिंग के लिए जब हम लोग कंटेंट को क्रिएट करते हैं, ठीक है, तो एक तो सर्वर साइड क्लाइंट साइड प्रोग्रामिंग जहाँ इंटरफेस मोस्टली हमारा एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट रहता है. When we also talk about the server side programming, तो सर्वलेट तो एक था जो हमारा डेटाबेस से और वेब सर्वर से कनेक्ट करने के लिए, कोऑर्डिनेट करने के लिए यूज हो रहा था. Now ये कन्वर्जन जो होगा from the, let's say, HTML aspect to a code that is relevant to servlet component, ठीक है, तो यहाँ कहीं ना कहीं JSP का काम है. यहाँ पे कहीं ना कहीं JSP का काम है, ठीक है. just a minute. Now, इस कोड को लिखने का पीछे पर्पस क्या था? ये तो गया हमारा .demo.html करके हम सेव किए हैं, तो ये तो फ्रंट एंड का हो गया, मेरे सिस्टम पे रन कर जाएगा. बट अगर इसी पेज को, अच्छा ठीक है, इस कोड को हम सेव करके रन करके देख लेते हैं, ताकि हम डिफरेंस जो बताना चाह रहे हैं कि ऐसे ही बोलते हैं. लेट्स सी अगर आप समझ पाए तो कोशिश करते हैं. थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन हो जाना चाहिए. ठीक है, हाँ, तो ऐसा ही अगर पेज हम लोग अगर डिजाइन कर रहे हैं और JSP एक्सटेंशन दे करके कर रहे हैं, तो लेट्स से जैसे इसमें हम लोग ने लिखा कि demo.html, तो उसी तरह से अगर हम demo.jsp भी कर देते हैं, ठीक है, तो क्या होगा, वो पेज भी हमारा वेब ब्राउजर पे ओपन हो पाएगा. यूजुअली हम क्या मानते हैं कि एक वेब ब्राउजर में सिर्फ HTML इंटरनेट रिलेटेड कंटेंट ही आता है जो कि हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज रेंडर कर सकता है. लेकिन इसके बियॉन्ड हमारा JSP फाइल, जावा फाइल, जावास्क्रिप्ट पेजेस, ये सब पेजेस भी रिवील कर सकता है, कंटेन कर सकता है. इसका बेस्ट एग्जांपल क्या है? हम लोग एप्लेट प्रोग्रामिंग के बारे में थोड़ा डिस्कशन कर रहे थे, वहाँ पे हमने बताया एप्लेट प्रोग्राम हम लोग ब्राउजर पे रेंडर करते हैं, नॉर्मल वो हमारे IDE पे रन नहीं करता है. या तो वेब ब्राउजर पे रन करेंगे या फिर हम क्या करेंगे, अपने एक एप्लेट व्यूअर जावा का कुछ आता है उससे हम लोग देख सकते हैं. But for that we have to have a web browser which is Java enabled, and we are assuming that in today's era all the web browsers are Java enabled, जिसके थ्रू Java content including not only Java but JavaScript components इनको भी रेंडर किया जा सकता है. Now the thing is that most of the pages जो है ना, ये जो वेब पेजेस के बारे में बात कर रहे हैं, वो दो तरह से आते हैं, स्टैटिक एंड डायनेमिक. Any idea, friend, about static and dynamic web pages? So web pages, static and dynamic. हाँ, दो तरह का पेज हम लोग मानते हैं, स्टैटिक वेब पेज एंड डायनेमिक वेब पेज. नाम से कुछ भी मतलब रिलेट कर पा रहे हो आप? स्टैटिक अगर वेब पेज है तो जिसमें सिर्फ हम लोग व्यू मतलब देख सके, जिसमें कुछ चेंजेस ना कर पाए मे बी. एंड डायनेमिक ऐसा हो जिसमें हम वेब पेज में क्या ही चेंज करेंगे, या फिर एकदम सही जा रहे हो आप, एकदम सही जा रहे हो. डायनेमिक में सिर्फ ऐसा हो सकता है जहाँ हम कुछ चेंजेस कर पाए, कुछ फिल कर पाए, या एग्जैक्टली जहाँ हम लोग फॉर्म फिलअप कर रहे होंगे, लॉगिन ही कर रहे हैं किसी वेब पेज में, वो तो कुछ तो डेटा हम लोग पे डाल रहे हैं ना, विच हैज टू बी वेरीफाइड समवेयर और सबमिटेड समवेयर. तो ऐसा कोई भी वेब पेज जिसमें कंटेंट यूजर डाल रहा हो और वो कंटेंट डेटाबेस में कहीं डिलीवर हो रहा हो, आइदर फॉर वेरिफिकेशन और फॉर सेविंग पर्पस. वेरिफिकेशन हम क्यों बोले, जब आप लॉगिन कर रहे हो तो आप यूजर ID पासवर्ड डाल रहे हो, तो दैट क्रेडेंशियल हैज टू बी मैच्ड
तो वेरीफाई हो रहा है कहीं ना कहीं डेटाबेस से कि भाई यही यूजर नेम और ये पासवर्ड दोनों मैच करता है। अगर मैच करा तो वहाँ पे आगे नेक्स्ट पेज में जाने का परमिशन दे दो। I hope so my page is not visible to you right now. यस Disconnect. सर, लेफ्ट हो गया, यस सर। Just hold on. ठीक है। तो हाँ, ये स्टैटिक पेज हो गया जहाँ पे हम लोग कुछ सिर्फ डेटा को देख रहे हैं, रीड ओनली मोड में काइंड ऑफ काम कर रहे हैं। बट अगेन अगर हम आपको कुछ इन्फॉर्मेशन फीड कर रहे हैं, चाहे वो लॉगिन का डिटेल हो या फिर फॉर्म फिलअप कर रहे हैं, कुछ क्वेरीज जनरेट कर रहे हैं, ठीक है, तो वो हमारा फिर एक डायनेमिक वेब पेज हो जाता है। ये तो दो पार्ट होंगे। एक रिस्पॉन्सिव वेब पेज के बारे में भी बोला जाता है। रिस्पॉन्सिवनेस क्या है? तो सपोज, अच्छा, पहले के जमाने में क्या होता था, टॉकिंग अबाउट आज से 6 साल 7 साल पहले का बात। तो जब स्मार्टफोन या मोबाइल फोन में इंटरनेट आने लगा, और स्मार्टफोन के बारे में बात हम जब करते हैं, नॉट अबाउट टच स्क्रीन जो आज के जमाने में लोग देखते हैं, जो पहले नोकिया का जो बड़ा बड़ा बटन वाला फोन आता था, जिसमें बड़े से डिस्प्ले पे भी हम लोग वेब पेजेस को देख सकते थे। उसमें जो वेब पेजेस खुलते थे, तो वेब पेजेस में स्क्रीन के साइज के नहीं आते थे, वो वे आउट ऑफ द स्क्रीन डिस्प्ले साइज के बियॉन्ड चले जाते थे। देन आपको वो या तो टच स्क्रीन है तो उसको बार बार फिंगर से करना पड़ता था इन ऑर्डर टू विजिट द एंटायर पेज। तो एक पेज को पूरा रेंडर एक सिंगल स्क्रीन पे किया जा सके, वो पॉसिबल नहीं था। उसके लिए बूटस्ट्रैप या ऐसे टेक्नोलॉजीज के थ्रू रेंडरिंग कराना पड़ा, जहाँ पे आप एक वेब पेज जो बना रहे हो, तो इररेस्पेक्टिव ऑफ आप अपने टैब में खोलो या आप अपने स्क्वायर शेप मॉनिटर में खोलो, या मॉनिटर का साइज कुछ भी हो, मोबाइल बेस्ड हो या डेस्कटॉप पीसी लैपटॉप बेस्ड हो, टैब बेस्ड हो, स्क्रीन का साइज मैटर नहीं करता था। आप जिस तरह के स्क्रीन में खोलोगे वो पूरा कम्पैक्ट, कंप्रेस या एनलार्ज होकर के वैसा ही दिखाई देगा। बिकॉज जब वेब डेवलपर से पेज को डेवलप करे थे, ये चीज उन लोगों ने शुरू में कभी सोचा ही नहीं था कि भाई हर कंप्यूटर लैपटॉप सबका डिस्प्ले स्क्रीन का तो साइज वेरी करता ही है। अब तो बहुत इसको कॉन्साइज कर दिया गया है। पहले तो बहुत तरह के साइज के आते थे। 10 इंच डिस्प्ले भी आता था, 14.1 आता था, ऐसे समथिंग 14, 15, 17 ऐसे करके आते थे। अगेन फिर टैब्स आया, तो टैब्स का भी डिस्प्ले रेशियो जो है वो अलग हो गया। तो एक ही पेज को हम चाहे तो जितनी भी एंड टेक्नोलॉजी पे यूज कर रहे हूँ, दिखना तो सब में एक समान चाहिए। तो उसके लिए क्या किया गया, उसको तो उसको रेंडर करने के लिए बूटस्ट्रैप जैसे कंपोनेंट का यूज किया गया, जहाँ पे हम लोग रेस्पॉन्सिव वेब पेज बनाते हैं। ठीक है, देखोगे स्टैटिक, एक डायनेमिक और एक रेस्पॉन्सिव, ये तीन टर्मिनोलॉजी हमको जान के रखना चाहिए कि डिस्टिंक्ट है। कई बार स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं बिटवीन डायनेमिक एंड रेस्पॉन्सिव वेब पेज। रेस्पॉन्सिवनेस इज समथिंग रिलेवेंट टू द डिस्प्ले रेशियो, किस तरह से वो पेज रेंडर हो रहा है एक आउटपुट स्क्रीन पे, इररेस्पेक्टिव ऑफ द साइज। ठीक है, और उसका ऑप्शन हमारे पास यहाँ पे आता ही है वेब ब्राउजर के पास, जहाँ पे लोग खुद से खुद देख सकते हैं अपने वेब पेज को रेंडर करके कि भाई ये रेस्पॉन्सिव है या नहीं है। Okay, so coming back to what JSP is or what it means for us, uh, again I'm trying to connect, let's see connect हो जाए या फिर हम let's see। Okay,
सो पहला तो एक चीज समझना है कि JSP स्टैंड फॉर जावा सर्वर पेजेस, और नाम से पता चल रहा है कि भाई ये सर्वर साइड प्रोग्रामिंग या टेक्नोलॉजी पे काम करता होगा, इज नॉट रिलायंट ऑन क्लाइंट साइड टेक्नोलॉजी। इस जो ये स्टेटमेंट जो यूज किए सर्वर साइड टेक्नोलॉजी, इसी के बारे में आ रही है। जो कोड हम लोगों ने लिखा था HTML वाला, अभी इसी को अगर हम JSP पे बना लें, मतलब .JSP एक्सटेंशन दे देते हैं, और इसको अगर हम अपने ही वेब पे अपने ही सिस्टम पे ओपन करेंगे, तो पता है आउटपुट में क्या देगा हमको? सेम कंटेंट जो अभी कोड में दिखाई दे रहा है, बस वो कोड हमको हूबहू दिखाई देगा। कोड के थ्रू जो आउटपुट बनना चाहिए था, जो कि एक HTML पेज में हमको दिखाई दिया था, वो नहीं दिखाई देगा, कि हमको प्योर कोड पूरा दिखाई देने लग जाएगा। उसके लिए सिंपल से रीजन क्या बोल रहा है कि सर आप तो .JSP फाइल ओपन करना चाह रहे हो, और ये क्योंकि सर्वर साइड पेज होता है, सर्वर साइड टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है, तो ये जब तक सर्वर से लोड होकर के नहीं मिलेगा, हम उसको रेंडर नहीं कर पाएंगे। अभी तो या तो बदमाशी मान के चला जाए, या फिर एक तरह का एक एडेड बेनिफिट है, ताकि एटलीस्ट मेरा वेब ब्राउजर जो है एटलीस्ट कंपेयर करके डिफरेंशिएट कर पा रहा है कि भाई ये HTML पेज है, ये नॉन HTML पेज है, इसको कैसे रेंडर करना चाहिए। आई सी इट एज एन एडवांटेज कि डिफरेंट टाइप ऑफ पेजेस जो हम ट्राई करते हैं फोर्सफुली के वेब पेज या वेब ब्राउजर पे ओपन हो जाए, तो डिपेंडिंग अपॉन द एक्सटेंशन ऑफ द फाइल वो उसको डिस्टिंग्विश कर पा रहा है। दोनों में हम सेम कंटेंट रखे थे, नॉट अ सिंगल बिट ऑफ चेंज। JSP पे भी हम HTML के ही कोड लिखे थे, बट द ओनली थिंग दैट आई कन्वर्टेड इज दैट हमने .HTML की जगह .JSP कर दिया था। And in fact, most of the websites do contain a lot of content जो कि सर्वर साइड से वो रिटेन करके रखते हैं, और उसका जब रिक्वेस्ट हम लोग करते हैं तो वो .JSP पेज भेजता है। एंड इट्स नॉट लाइक कि दुनिया में से कि .JSP वर्जन ही एक इकलौता है जो जावा के थ्रू रन करता है। क्लाउड के लिए अलग फॉर्मेट चलते हैं, जावा के पैरेलली हमारे पास ASP.NET के कंटेंट है वो रेंडर हो सकते हैं। ठीक है, तो डिफरेंट एस्पेक्ट और भी अवेलेबल है। इट्स नॉट लाइक कि जावा ने ही एकमात्र कुछ बना दिया है तो दुनिया में वही एक चल रहा है। इनफैक्ट अभी तो ज्यादा से ज्यादा इंटरनेट में जो कंटेंट हमारा बन रहा है और डिलीवर हो रहा है, ऑल दोज थिंग्स आर जावास्क्रिप्ट बेस्ड कंटेंट। ठीक है, बिकॉज हमारे जो जावास्क्रिप्ट के बारे में जो बोलते थे कि ये तो फ्रंट एंड के लिए है, बैक एंड टेक्नोलॉजी के लिए आप PHP यूज करते हो, वैसा कोई बात रहा नहीं। अगर आप हाँ लिख तो देते हैं यूजर्स या वेबसाइट में लिखा हुआ पाया जाता है कि जावास्क्रिप्ट जो फ्रंट एंड टेक्नोलॉजी, बट टू बी ऑनेस्ट, टू बी वेरी प्रैक्टिकल, इट्स नॉट ओनली क्लाइंट साइड प्रोग्रामिंग, इसमें लोग सर्वर साइड के प्रोग्राम को भी रन करके एग्जीक्यूट करा सकते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं, होप तब तक कनेक्ट हो जाए। ओके, नेक्स्ट पर्पस क्या है? तो जैसा हम बताया कि यहाँ पे हमारे पास स्टैटिक एंड डायनेमिक पेजेस आते हैं, तो डायनेमिक वेब कंटेंट को डिलीवर करने के लिए हम लोग JSP का यूज करते हैं। ठीक है, एंड अगेन हाउ इज इट रिलेवेंट टू दिस पार्ट कि हमारे पास HTML कंटेंट होने के बाद भी हम लोग JSP पे रिलायंस क्यों है? बिकॉज HTML में जो हम लोग फॉर्म्स डिजाइन करते हैं वो बहुत ही लेकिन टर्म्स ऐसे नहीं यूज करना चाहिए, बट स्टिल आई एम स्टेटिंग तो बहुत स्टैटिक नेचर के हैं। मतलब क्या, उसमें बहुत ज्यादा फंक्शनैलिटीज हम ऐड नहीं कर सकते। बेसिक सा फॉर्म HTML बना सकता है, ठीक है ना, लेकिन उसमें फंक्शनैलिटीज अगर ऐड करना है तो HTML के पास पावर है ही नहीं, कैपेबिलिटी है ही नहीं। तो सिर्फ डिजाइन करके क्या करेंगे जब हम उसमें डेटा फीड ही नहीं कर पा रहे हैं, उसमें ऑप्शंस नहीं जनरेट कर पा रहे हैं। तो ये फंक्शनैलिटीज ऐड करने के लिए JSP हमारा एक बेनिफिशियल चीज है। एंड ऑल्सो जितने सर्विस प्रोवाइडर्स या हमारे इंटरनेट कंटेंट डेवलपर्स जो हैं, वो अगर सर्वलेट यूज कर रहे हैं
देन डेफिनेटली जीएसपी पे ही काम कर रहे होंगे, किए होंगे। ठीक है, यूजुअली होता क्या है, हम लोग जब जॉब के लिए देखते हैं, सर्च करते हैं हाउ टू गेट अ जॉब, ये क्या क्या कंपनीज में जॉब फैसिलिटीज अवेलेबल है, वहां से लिख देता फ्रंट एंड डेवलपर, पीएचपी डेवलपर, ऐसे करके टर्म्स लिख देता है। बट द थिंग इज दैट कि अब जितना भी फॉर्म्स दुनिया में देखोगे, सब लगभग लगभग एक ही फॉर्मेट पे ही बसा हुआ है। अब चाहे वो रेलवे और गेट का देखा जाए तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जितने भी ऑर्गेनाइजेशन का फॉर्म होता है लगभग एक जैसा है, मोर और लेस सेम इन्फॉर्मेशन मांगता है। वही अगर किसी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन का देखिएगा तो उसमें थोड़ा सा वेरिएशन हो सकता है, वो थोड़ा कम इन्फॉर्मेशन मांगते हैं, बाकी डिटेल वो अपने रिसीव बाय द प्रोग्रेशन वो मिल जाता है उन लोगों को। तो मतलब फर्स्ट फेज में उनको बहुत सारा इन्फॉर्मेशन नहीं दो, जबकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का अगर या फिर कोई स्टेट रिलेटेड आप एग्जाम्स देने जाते हो तो बोलता है इनिशियल टाइम पे हमको सारा इन्फॉर्मेशन दे दो, हम उसके थ्रू वेरीफाई करेंगे। ठीक है, तो सारा खेल इन्फॉर्मेशन का है कि बैकएंड से फ्रंट एंड तक फ्लो कैसे हो रहा है, फ्रंट एंड से यूजर से पिक क्या क्या करना है, और उसको वापस ले जाकर के कैसे डंप करना है डेटाबेस पे। तो सर्वलेट और जीएसपी दोनों हैंड इन हैंड चलते हैं। सर्वलेट जो है वो हमारा कुछ क्वेरी अगर आया है तो उसके लिए सर्वलेट मान के चलो, ऐसे बोलना गलत होगा, बट अंडरस्टैंडिंग के लिए ये बात सही है कि यूजर ने कुछ रिक्वेस्ट अगर भेजा है तो वेब सर्वर से डेटाबेस तक सर्वलेट जो है वो रिस्पॉन्सिबल है, डेटा को सर्च करेगा और उसको सर्च करके ला करके वेब ब्राउजर को देगा, वेब ब्राउजर सॉरी सर्वर को देगा, वेब सर्वर विल पास इट डाउन टू द क्लाइंट। एंड अगेन हमको अगर कुछ इनपुट यूजर से ले रहे हैं रियल टाइम पे फॉर्म पे या अपने वेब पेज पे, उस कंटेंट को पिक करना, उसको उठा करके लेट से सर्वलेट तक ही पहुंचाना या वेब सर्वर तक पहुंचाना, ये जीएसपी हैंडल कर पाता है बैकएंड से। यहाँ तक क्लियर है प्रेरणा? यस सर। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग तो जीएसपी टैग्स को भी यूज करते हैं। ठीक है, इसको क्यों यूज करते हैं, बेनिफिट क्या है? तो बेसिकली हमारा जितना भी एचटीएमएल पेजेस है उसमें कुछ ना कुछ जावा का कोड रहेगा। ठीक है, जावा का कोड रहता है, इंक्लूडिंग नॉट ओनली जावा, जावास्क्रिप्ट भी हो सकता है। जावा का कोड रखने के लिए हम लोग जीएसपी टैग्स को यूज करते हैं, इट इज ऑलमोस्ट सिमिलर टू एन एचटीएमएल टैग। इससे बेनिफिट हम लोगों को क्या मिलता है कि तो कंपाइलेशन हम लोग को नहीं चाहिए। हैव यू एवर सीन कि जैसे हम लोग एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को कंपाइल करते हैं, एरर्स आता है, फिर उसको हम लोग रेक्टिफाई करके फिर कंपाइल करते हैं, फिर एरर्स खत्म हो गए तो वो आउटपुट जनरेट करता है एग्जीक्यूट करने के बाद। क्या यही चीज क्या ऐसे ही एक वेब पेज डेवलपमेंट में ऐसा ही होता है क्या? नो, वहां कोई कंपाइलेशन, और ऐसा नहीं कि वहां कोई कंपाइलेशन नहीं होता है, इसका ये मतलब नहीं कि वहां पे कंपाइलर है ही नहीं। डेफिनेटली देयर इज अ कंपाइलर जिसके थ्रू या जहाँ पे हम लोग क्या कर रहे होंगे, कोड्स को एक फॉर्मेट से दूसरे फॉर्मेट में कन्वर्ट कर रहे होंगे, बिकॉज यहाँ पे डेटा ट्रांजिशन में जा रहा है। अगर मेरे स्टैंडअलोन सिस्टम पे सिर्फ रेंडर हो रहा है और यही सब सिर्फ काम निकाल रहे हैं तब तो कोई दिक्कत नहीं होती, बट वो कैरेक्टर्स जो हम फ्लो करा रहे हैं इन बिटवीन फ्रॉम द क्लाइंट टू सर्वर एंड देन फ्रॉम सर्वर टू क्लाइंट, तो इसको कहीं ना कहीं तो कन्वर्जन तो हो रहा होगा, दैट कंपाइलेशन मस्ट डू टेक प्लेस।
Just hold on for a minute. ओके, तो ये जैसे कोड है प्रेरणा, ठीक है, तो इसमें अगर हम लोग जावा के कंटेंट्स को अगर हम लोग इंक्लूड कर देते हैं, ठीक है ना, तो फिर हम लोग को फिर क्या होगा, फिर सर्वलेट का जरूरत पड़ जाएगा, ठीक है। हाँ, थिंग इज दैट जावा का कोड डाल देने के बाद, जैसा हम लोग हमेशा जानते हैं, जावा के कोड कंपाइल होते हैं, बट वेबसाइट या वेब ब्राउजर से हमारे पास कुछ कोड कंपाइल नहीं होते हैं, डायरेक्टली वो रेंडर हो जाते हैं। सी बार बार एक वर्ड यूज है, रेंडर करना। तो ये ग्राफिक्स जब हम लोग पढ़ते हैं, ग्राफिक ओरिएंटेड थिंग, तो वहाँ पे रेंडरिंग एक चीज होता है कि हाउ डू विजुअलाइज जो आप लिख रहे हो उसको आप विजुअलाइज कैसे करोगे। बिकॉज हम लोग जावा में जो भी प्रोग्राम अभी तक बनाए थे उसमें क्या होता था, प्योरली वो नीचे टेक्स्ट बेस्ड आउटपुट देता था कि इनपुट 2 नंबर, है ना, हम लोग वैल्यूज डालते थे, न्यूमेरिक वैल्यूज, और फिर वो आउटपुट दे देता था। बट हर बार हमें ऐसा आउटपुट नहीं चाहिए, हमें कहीं पे कुछ कलर चाहिए है, कुछ थीम्स चाहिए है, कुछ विजुअल विजुअल इफेक्ट चाहिए होंगे। तो वो सब चीज रेंडर कैसे हो, बिकॉज हमारे कंटेंट में जो है डेटा के साथ कुछ और विजुअल इफेक्ट भी आ रहे हैं साथ में, तो ये सब मर्ज होकर के आने आने चाहिए। दैट इज व्हाई आई एम यूजिंग द टर्म रेंडरिंग। अब इसमें कई जगह पे ना ये लोग ऐसा भी लिख देते हैं कि सर्वलेट्स आर द एक्सटेंडेड वर्जन, सॉरी, जेएसपी आर द एक्सटेंडेड वर्जन ऑफ आवर सर्वलेट। That might not be the case everywhere, but yes, different authors का अपना अपना परसेप्शन है, ठीक है। आप मानना चाहो तो मानो, बट आई डू टेक इट एज सेपरेट एंटिटी, ठीक है। इट इज मोर रेलिवेंट टू द HTML कोड पार्ट, क्योंकि वो टैग के साथ कंबाइन होकर आता है, एंड सर्वलेट जो है उसको एक तरह का कैरी फॉरवर्ड कर रहा है और सर्च कर रहा है या उसको फीड कर रहा है डेटाबेस में। That could not be considered as, rather that should not be considered, should not have been considered as a part of our servlet, but uh, rather सर्वलेट एक इंडिपेंडेंट एंटिटी है, और सर्वलेट से पहले हमारा कहीं ना कहीं जेएसपी का कंपोनेंट आता है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? Yes, sir. I'm able to hear you. Yes, sir. आवाज नहीं जा रही है? हेलो? हेलो? सर, हेलो? तो आपकी आवाज बिल्कुल नहीं आ रही है, बहुत ज्यादा अभी डिस्टर्ब। अभी भी नहीं आ रही है सर? ट्राई को रिकनेक्ट। ओके सर।
हेलो 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 फिर आप म्यूट कर लीजिए। अभी भी आवाज नहीं आ रही है सर। काफी ज्यादा डिस्ट्रॉक्शन आ रहा, सुनाई ही नहीं दे रहा आप क्या बोल रही हैं, तो इसीलिए मैंने फोर्सफुली मुझे म्यूट करना पड़ा। ओके सर, अभी भी आवाज नहीं आ रही है। हेलो सेम इश्यू, सेम इश्यू। ओके, तो एक बार इसको ये कर लेते हैं, ठीक है, फाइनलाइज कर लेते हैं। आई थिंक हम इस पे हाँ ठीक है। तो इसका इसका ना नोट, इसका जेडीबीसी का जो बता हुआ नोट्स था उसको हम आज शेयर कर देंगे। आई विल गो थ्रू दोस थिंग्स। आई एम नॉट अवेयर कि जीएसटी से आर्किटेक्चर पूछता है या नहीं, कभी पूछा ही नहीं, बट स्टिल हम इसका आर्किटेक्चर भी बना करके दे देंगे लेआउट एंड सम कहीं ना कहीं रिलेवेंस है फॉर्मेट के साथ, ठीक है ना। तो गो थ्रू दिस कंटेंट एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग सिर्फ उतना कंटेंट ही शायद सफिशिएंट ना हो, आप अपने से भी इतना कंटेंट देखिए एंड डू ट्राई टू जनरेट द क्वेरीज एज मच एज पॉसिबल। उसके बेसिस पे हम लोग अगर सेशन में जरूरत पड़ा तो हम लोग इसको रख पाएंगे डाउट क्लियरिंग सेशन। अदरवाइज आई थिंक सिलेबस हैज बीन कंप्लीटेड फ्रॉम आवर साइड, आई होप सो। विल गो थ्रू एवरीथिंग। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करके देखिए, कुछ डाउट अगर रहता है तो आई डेफिनेटली ट्राई टू हेल्प यू आउट। हाँ, बट डाउट सेशन से पहले इफ पॉसिबल ट्राई टू सेंड द क्वेश्चन, ताकि उसका हम पहले से सॉल्यूशन प्रिपेयर करके रख लें अगर कोई आउटपुट बेस्ड क्वेश्चन हैं तो, ठीक है। यही तो रुकते हैं। होप सो सारा कुछ कवर हो गया होगा। एक दो सेशन अगर जरूरत पड़ा डाउट क्लियरिंग का, डेफिनेटली आई एम देयर टू हेल्प यू आउट, ठीक है। तो प्रिपेयर वेल फॉर द एग्जाम, अपकमिंग एग्जाम्स, ऑल द बेस्ट फॉर ईच एंड एवरी पेपर। होप सो अच्छा ही जाए सब कुछ, ठीक है। थैंक यू। थैंक यू सर।